इसी तरह जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यह हकीकत में आपके पास एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अगर कोई बंदा प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो पार्टनर होगा। पार्टनर हो सकता है, लेकिन इसलिए पार्टनर, सिर्फ इसलिए पार्टनर कि वो बंदा प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है तो हम ये कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हम बड़े सारे इस तरह के एग्जांपल्स देखते हैं, जो जैसे कि कमीशन बेस्ड एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं जनाब जितना प्रॉफिट आएगा उसमें से इतने % तुम्हारा, इतने % हमारा। वो भी हकीकत में क्या कर रहे हैं, आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से आप किसी बैंक से कर्जा ले लेते हैं, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक कहता है आप हमें बिजनेस करो, आप हमें पैसे वापस ना करो, बल्कि इसके बदले में हमें इतने % प्रॉफिट दे दिया करो। अब जो % प्रॉफिट आप बैंक को दे रहे होंगे तो बैंक और आप आपस में पार्टनरशिप होंगे। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। ओके। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो पार्टनर्स हो आपस में, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए कहे जी प्रॉफिट के अंदर तो हम दोनों हिस्सेदार हैं, लेकिन लॉस में 100% लॉस तुम्हारा है मिस्टर ए, मिस्टर बी लॉस शेयर नहीं करेगा, तो क्या फिर भी ये पार्टनर नहीं होंगे? हम कहेंगे जनाब फिर भी ये पार्टनर होंगे। ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ए रिस्पॉन्सिबल है, बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है लॉस को बेयर करने के लिए, बट थर्ड पार्टी को बोथ आर इक्वली लायबल। लेट्स सपोज एक फर्म को लॉस हो गया तकरीबन 100 रुपए का। अब इस लॉस की भरपाई कौन करेगा? ए भरपाई करेगा। लेट्स सपोज ए के पास सिर्फ 80 रुपए थे, तो बाकी 20 रुपए थर्ड पार्टी को कौन देगा? बी देगा। बेशक बी रिस्पॉन्सिबल नहीं था लॉस को बियर करने के लिए, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को दैट पर्टिकुलर पार्टनर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ओके। पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉस की रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए सारे के सारे क्या है, इक्वली लायबल है। समझ आ गई बात की? यहां तक कि मसलन साहब ऑल क्लियर। इसके बाद जनाब आपके पास आती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी की बेटा हम लोग बात करते हैं, तो बेटा म्यूचुअल एजेंसी के अंदर जैसे कि आपने एजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10, उसमें क्या था, एक बंदा दूसरे को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक एजेंट प्रिंसिपल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहां पे भी जनाब कहते हैं जी पार्टनर जो है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के एजेंट भी हैं और एट द सेम टाइम एक दूसरे के प्रिंसिपल भी। मैं अगर कोई काम करूंगा तो मेरे काम के लिए मेरे बाकी पार्टनर्स भी क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, और बाकी पार्टनर में से कोई बंदा काम करेगा उसके लिए मैं क्या होऊंगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, कि आप एट द सेम टाइम एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी। अगर टैक्स में कोई कोताही होती है और अगर हमें कोई फर्म को कोई लॉस होता है, तो वो लॉस सिर्फ मैं बियर नहीं करूंगा, बाकी तमाम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। और अगर उनको रिपोर्टिंग में कोई लॉस होता है तो वो भी सिर्फ एक पार्टनर को नहीं बल्कि बाकी तमाम पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। समझ आ गई बात की? तो जनाब म्यूचुअल एजेंसी में पार्टनर्स क्या हैं, प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट्स भी हैं एट द सेम टाइम। यहां तक जनाब कोई मसले मसाइल, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बारी बारी इन चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या वही है जो हमने यहाँ पे बातें की हैं। प्लीज निकालिए अपना चैप्टर नंबर पेज नंबर 186 है जी। देखिए जनाब, डेफिनेशन की बात करते हैं जी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, वही बात हमने की थी पहले डेफिनेशन के अंदर। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, और नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड फर्म्स नेम,
द एक्ट ऑफ द फर्म मीन्स एनी एक्ट और मिशन बाय ऑल पार्टनर और बाय पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स राइज टू राइट इनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। इसके बाद जनाब बिजनेस का मतलब बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। यहाँ पे लीगल का वर्ड उन्होंने लिखा हुआ, लेकिन लॉ के अंदर लीगल का वर्ड लिखा हुआ है। और थर्ड पार्टी यूज्ड इन रिलेशन टू फर्म और टू अ पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। ठीक है जी, पार्टनर्स के अलावा जो भी बंदा होगा वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जनाब, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भी जैसे मैंने बात की, द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फर्म्स दैट आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर कोई चीज पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वहां पे बात मानी जाएगी। और अगर दोनों की कंट्राडिक्शन में है तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले आया था तो हम उसकी बात मानेंगे। इसके बाद जनाब देखिए, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो बेटा 5 चीजें हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, इसके बारे में उन्होंने बताया जनाब, द पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन 2 और मोर पर्सन एंड ऑल पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। थस there can be no partnership consisting of single individual. If the number gets reduced to 1 for any reason, it ceases to be partnership. The Partnership Act does not say anything about the maximum number of the partners. However, in company law, the following maximum numbers are fixed. कौन कौन से? In case of partnership firm carrying on banking business, maximum number कितने हैं जी? 10. नॉन बैंकिंग के लिए यानी कि अदर बिजनेसेस के लिए 20 और प्रोफेशनल्स के लिए 20, मोर देन 20। ठीक है जी, और इसके एग्जांपल हमने देख ली। एग्रीमेंट की बेटा बात करते हैं तो कहता है जी, द पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। दिस एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस्ड वेदर रिटन और ओरल और इम्प्लाइड। द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। In Pakistan, partnership arises from contract and not from status such as joint family business, operation of law, inheritance और succession। ठीक है, इनकी वजह से हम उनको कॉर्नर तो कहेंगे लेकिन उनको पार्टनर्स नहीं कहेंगे। उसके लिए जरूरी क्या है कि इनका आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में क्या कुछ लिखा होता है? फर्म का नाम, जैसे मैंने बताया, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि फर्म का जहां पे आप वो बिजनेस कर रहे हैं, एड्रेस फर्म का। उसके बाद जनाब नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, और इसके अलावा किसी और जगह पे, जैसे मैंने बताया इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर। उसके बाद जनाब द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कि जब तमाम पार्टनर ने फर्म ज्वाइन की उस टाइम की डेट। नंबर ऑफ पार्टनर्स, नेम्स एंड परमानेंट एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनर इफ एनी, पर्पस ऑफ पार्टनर, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं, आप लोगों के सामने मौजूद है। ठीक है, और जो भी पार्टनर पैसा लेके आएगा फर्म के लिए, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये फर्म का कैपिटल है, जो कि आपने अकाउंटिंग के अंदर भी कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ओके, अच्छा, इसके बाद कहते हैं जी, इन पाकिस्तान इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट द राइट्स और ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने नहीं बताया राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, तो फिर यहाँ पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं? पार्टनरशिप एक्ट के। Then of the partners should be in particular circumstances the rules set out in the Partnership Act 1932 are assumed to apply। ठीक है जी, और वो डिफॉल्ट रूल्स हम नाम देंगे, वो अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद जनाब कहते हैं जी, दिस मीन दैट इफ अ पार्टनरशिप exist but does not have a written agreement, it will assume that the rules of partnership agreement are those contained in the Partnership Act। ठीक है, जैसे मैंने बताया एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। रिटर्न होगा तो क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था तो फिर वहां पे पार्टनरशिप के रूल्स होंगे, वो एप्लीकेबल होंगे। कैरिंग और बिजनेस की बेटा बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप द पार्टीज मस्ट हैव एग्री टू कैरिंग ऑन अ बिजनेस वेयर देयर इज नो बिजनेस टू बी डन, देयर कैन नॉट क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस हियर इंक्लूड्स एनी लॉफुल, यहाँ पे उसने बात कर दी लॉफुल ट्रेड की। ठीक है जी, लीगल एक्टिविटी, लीगल ट्रेड की बात कर दी, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। एन एग्रीमेंट टू कैरिंग ऑन अ बिजनेस at a future time does not result in partnership unless that time arrives and business is commence। मतलब अगर वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं जनाब 10 साल के बाद हम मिलकर फर्म बनाएंगे, तो वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे जब तक के 10 साल गुजर के वो फर्म ना बना लें। ओके, इफ द पर्पस इज टू कैरिंग ऑन सम चैरिटेबल वर्क इट विल नॉट बी अ पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जनाब अगर ये कोई एनजीओ, कोई एनपीओ, किसी किस्म का चैरिटेबल वर्क यहाँ पे कर रहे होंगे, ट्रस्ट वगैरह, तो आपस में वो पार्टनर्स नहीं होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात करते हैं बेटा, the next essential element of partnership is that there must be an objective to make profit। the partners may agree to share profit in any manner they like। the sharing of profit is a prima facie। prima facie का मतलब होता है कि जो आपको फर्स्ट इंस्टांस में देख के पता चलता है,
हम एक टर्म लॉ के अंदर टर्म यूज किया करते हैं प्राइमा फेशी एविडेंस। एफआईआर जो है वो प्राइमा फेशी एविडेंस होती है। एफआईआर का मतलब जानते हैं ना सब, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है। अब एफआईआर जब भी दर्ज होती है, उस एफआईआर में जो भी लिखा होता है हम कहते हैं जी बाकी चीजें तो बाद में साबित होंगी, पहले इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है कौन मुलजिम है उसको पकड़ो जाके, ठीक है। तो प्राइमा फेशी एविडेंस का मतलब होता है जो चीज आपको फर्स्ट इंस्टांस में जो आपको फील होता है वो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमा फेशी। तो जब भी कोई बंदा आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा होगा, हम क्या कहेंगे कि हमारे माइंड में फौरन आएगा कि ये लोग आपस में कौन है, पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो कहता है जी आपके पास ये जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये हकीकत में क्या है, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशी एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। जिसको मैंने कहा था परसुएसिव एविडेंस है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। पार्टनर्स में शेयर इट इक्वली और इन एनी अदर प्रोपोर्शन। फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पार्टनर शुड एग्री टू शेयर लॉसेस, ठीक है। It must be noted that even though a partner may not share in the loss of business, yet his liability towards outsiders shall be unlimited. Unlimited मतलब होता है कि जनाब तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कंसीडर की जाएगी। ओके, याद हो कि मसला मिसाल बेटा। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं जी म्यूचुअल एजेंसी की। तो कहते हैं जनाब देयर मस्ट एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है जी, मीन्स दैट ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट एट द सेम टाइम। मतलब ईच पार्टनर इज एन एजेंट इन द सेंस दैट ही हैज द कैपेसिटी टू बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट डन। ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल इन द सेम सेंस दैट ही इज बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। अब इसके बारे में कहता है जी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोग पार्टनरशिप के तौर पर आपने अंडरस्टैंड करने हैं। नंबर वन, कहता है जी पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब जैसे कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, आपने I2B में पढ़ा होगा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके खिलाफ इसके नाम पे केस भी किया जा सकता है और ये अपने नाम से किसी के खिलाफ केस भी फाइल कर सकती है और अपने नाम पे प्रॉपर्टी बना भी सकती है, सेल परचेज भी कर सकती है। कहते हैं जी फर्म के साथ ऐसा मजाक नहीं है, फर्म कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इसको रजिस्टर्ड होना इसके लिए लाजमी नहीं है, तो फर्म कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी बंदे ने किसी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो हकीकत में उसने फर्म के साथ नहीं बल्कि उसने तमाम पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जब भी कोई सर्विसेज बंदा दे रहा होगा तो वो हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे ना क्रेडिबल सर्विसेज दे रहे हैं, क्रेडिबल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर किसी ने कोई केस फाइल करना है तो वो पार्टनर्स का नाम लेंगे, फर्म के नाम के खिलाफ केस फाइल नहीं होगा, तमाम के तमाम पार्टनर्स में आएंगे। अगर वो फर्म का नाम भी ले लेते हैं तो फिर भी इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली किसके खिलाफ केस है, हम पार्टनर्स के तरह, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे कंपनीज की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जितने पैसे किसी मेंबर ने लगाए हैं, मिसाल के तौर पर तमाम लोगों ने मिलकर एक कंपनी के अंदर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, कंपनी को लॉस हो गया 150 रुपए का, तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 100 रुपए। बाकी जो 50 रुपए हैं उसके लिए वो पर्सनल लायबल नहीं होंगे, कंपनी लायबल है। कंपनी ने जनाब 100 रुपये दे दिए, कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए, कंपनी का दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट होगी, कहानी खत्म। पार्टनर्स आर नॉट, ओनर्स आर नॉट पर्सनल लायबल। लेकिन कहता जी फर्म में ऐसा नहीं है, अगर फर्म में पार्टनर ने मिलकर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है और फर्म को लॉस हो गया 150 रुपये का, तो 100 रुपये तो फर्म से निकलवाएंगे और बाकी 50 के लिए बाकी जो पार्टनर है वो पर्सनली लायबल होंगे। पर्सनली लायबल होने का क्या मतलब है, उनके पर्सनल एसेट्स बेच के पैसे पूरे किए जाएंगे। समझ आ गई बात की, ओके। तो जनाब कहता है जी दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर वन, अ पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ लीगल पर्सनैलिटी अनलाइक अ कंपनी, इट इज नॉट अ लीगल पर्सन। A third party entering into business transaction with a partnership does not have a contractual agreement with the partnership. The contractual agreement is between the third party and all the partners are as individual. ठीक है जी। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है जी पार्टनर्स इन अ फर्म पार्टनरशिप do not have limited liability and are personally liable for any liabilities of the partnership business that the partnership cannot pay. Got it? जनाब ये आपके पास 5 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हो गए, बाकी इंशाल्लाह इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।